जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत में ही हम माकी को देखते हैं, जहां पर अगले एपिसोड में माकी ने ये बोला था कि मैं ज़ेनिन क्लैन जाऊंगी, वहां पर जाकर के मैं एक वेपन लेकर के आऊंगी अपने लिए। और तभी हम एक घर का सीन देखते हैं जहां पर से एक आवाज आती है और तभी वो बंदा बोलता है कि अरे माकी, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो, तुम्हारे फेस में इतने सारे स्कार्स हो गए कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि तुम माकी हो, और ये तुम्हारी बॉडी और फेस से जो पूरे जलने के निशान है, क्या ये ठीक नहीं हो सकते? और तभी माकी नोया को बोलती है, क्या तुम लोग सभी मिलकर के फेसेस को जज करते हो लड़कियों से कि लड़कियों का फेस हमेशा अच्छा होना चाहिए, और शायद अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले तुम मुझे कुछ और देख करके जज किया करते थे ना। और फिर नोया माकी को बोलते है कि अब तुम करने क्या वाली, और फिर वो बहुत ही उल्टा फुल्टा बोलता भी है माकी को, और वो सीधा माकी को ये भी बोल देता है कि ना तो तुम्हें ठीक से फाइट करनी आती और तुम्हारा फेस भी ऐसा हो गया, तो ना ही तुम्हारे पास जूसू जादू करना भी नहीं आता, और कस इस को देखने के तुम एक चश्मे का इस्तेमाल करते हो, तो क्या ही बोलूं मैं। और तुम्हारा हालत ऐसा हो गया है कि हम क्या ही बोले, तो तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा आगे चल करके, और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले की तरफ अकेली लग रही हो। नोया माकी को बोलता है कि तुम्हें तो वो बात याद होगी ना, लगता है कि अब शायद मुझे फिर से तुम्हें परेशान करना होगा। और तभी हम एक पैनल देखते हैं जहाँ पर हम एक फोटो में देख पाते हैं कि यहाँ पर नोया माकी को परेशान कर रहा होता है, और नोया बेबी बोल देता है कि अब तो तुम मेगुमी के पीछे और यूता के पीछे घूमोगी। और इतना सब सुनते ही माकी यहाँ से चली जाती है, और हम ये देख पाते हैं कि माकी आर्मी की तरफ पहुंचने वाली होती है। तब यहाँ पर कोई बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं जा सकती हो, और यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ परमिशन की जरूरत है। तभी माकी बोलती है कि मेरे पास परमिशन है, मुझे क्लैन के हेड से परमिशन मिल गई है। और अब हमें ये पता चल जाता है कि क्लैन का हेड और कोई नहीं बल्कि मेगुमी बन चुका है, और हम ये जान पाते हैं कि मेगुमी ने ही चाबी दी है माकी को। और तभी हम कुछ समय बाद का एक सीन देखते हैं जहाँ पर माकी एंड मेगुमी एक वेटिंग एरिया में बैठ करके दोनों ही बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर माकी नोबितो के विल के बारे में बता रही होती है मेगुमी को, और कुछ बातें सुनने पर ही मेगुमी मना कर देता है, लेकिन माकी बोलती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। माकी आगे उसे बताती है कि नोबितो ने उसके लिए बाकी सारी एसेंस कस्ट टूल वगैरह जो कि ज़ेनिन क्लैन की थी, और वो सभी चीज मेगुमी के लिए छोड़ रखी है जहाँ पर पैसे भी होते हैं। और माकी सीधा सीधा उसको ये बोलती है कि तुम्हारी वजह से हम वो सभी चीजें निकाल सकते हैं जो हमें जरूरत में लगेंगी। मेगुमी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वो सीधा बोलता है कि माकी आपको जो करना है आप कर लो, मैं आपको चाबी दे देता हूँ। और वो सीधा ये भी बोल देता है कि माकी आप एक काम करो, मेरी जगह में आप ही हेड बन जाओ। माकी बोलती है कि अगर ऐसा होता है तो उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो बाकी के हेरत भी होंगे वो उसे अलाउ नहीं करेंगे। और अभी देखा जाए मेगुमी अपने क्लैन की टेक्निक को इनहेरिट करता है, उसकी डोमेन में भी मास्टरी हो चुकी है, और तुम गोजो के साथ हर पल रहते थे, और तो इसलिए मेगुमी ये काम तुम आराम से कर सकते हो। और ये सुनकर के मेगुमी को उतना फर्क नहीं पड़ता, और माकी ये भी बोलती है अभी करंटली देखा जाए मेरी हालत वैसी नहीं है, पर लेकिन मुझे अपनी बहन को भी ढूंढना होगा, माई को भी। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर माकी आर्मनी की तरफ बढ़ते ही जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक लेडी बोलती है, माई ये तुम क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों करती हो? और हमें पता चलता है कि ये माकी की माँ है। वो बोलती है कोई तो ऐसा काम कर दो, तुम मेरे लिए कभी तो कुछ ऐसा करो कि मुझे लगे कि हाँ मैंने तुम्हें जन्म दिया है। और माकी अपनी माँ को इग्नोर करते ही आर्मनी के गेट की तरफ पहुंच जाती है, जहाँ पर उसका गेट का दरवाजा खोल करके उसके अंदर में जाने लग जाती है। और तभी अचानक से कुछ हमें बातें सुनाई देती हैं। यहाँ पर जो बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पर नोया ज़ेनिन होते हैं और जेनेसिस ज़ेनिन होते हैं और बाकी के ज़ेनिन होते हैं, और उनकी हमें ये बातें सुनाई देती हैं जहाँ पर वो मेगुमी एंड माकी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जेनेसिस ज़ेनिन बोलता है कि मेगुमी थोड़ा ठीक है नोया से, और मेगुमी तो लीडर ही बन सकता है, उसे लोग भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो गोजो के साथ हर पल भी रहता था, और वो ऐसा इसीलिए भी कर रहे क्योंकि वो गोजो क्लैन के साथ अच्छे संबंध बना सके। पर लेकिन ये लोग ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि मेगुमी के सारे एसेंस मिल जाए जो भी सारे ज़ेनिन क्लैन के अंदर हैं। और तभी आगे ये लोग बोलते हैं क्यों ना हम मेगुमी को ही रास्ते से हटा दे, जहाँ पर ये बोलते हैं कि मेगुमी सिर्फ जो कि गोजो क्लैन से रिलेटिव नहीं बल्कि कामो क्लैन से भी रिलेटिव है, तो अगर हमने उसे ऐसे ही रास्ते से हटा दिया तो फिर ज़ेनिन क्लैन ही नहीं बचेगा। और ये सभी मिलकर के एक प्लान करते हैं जहाँ पर मेगुमी, माकी और माई को, ये तीनों को ही रास्ते में ये लोग हटाने वाले हैं, यानी कि इन तीनों को मारने का ये लोग प्लान कर रहे होते हैं। और अभी ये लोग बोलते हैं कि कैसे इन सभी को टपकाएंगे। एक तो ये लोग गोजो को अनसील करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक प्लस पॉइंट होगा इनको मारने का, और हमारे पास ये गवाही भी होगी कि हम लोग ये इसलिए इसे मार दिए क्योंकि ये लोग गोजो को प्रिजन रेल से बाहर निकालने वाले थे। देखा जाए हमारे हिसाब से ये लोग क्राइम करने ही वाले हैं, और इसकी वजह से हमारे पर कुछ ना हो। और यहाँ सामने जो बैठा होता है वो जेनेसिस ज़ेनिन होता है, और ये सारी ही बातें वो नोया से कर रहा होता है। और तभी जेनेसिस ज़ेनिन ओगी ज़ेनिन को बोलता है क्या तू अपनी बेटी को वही मार देगा, दोनों ही बेटी को? ओगी ज़ेनिन बोलता है कि अब मुझे ऐसा करना ही होगा। नोया ज़ेनिन बोलता है क्या तू अपनी बेटी को ही मार देगा, तो ये काफी ज्यादा मजेदार होगा। और ये जो ओगी ज़ेनिन है वो अपने रिश्ते को अच्छे करना चाहता है हायर अप से। और तभी नोया बोलता है जेनेसिस ज़ेनिन को ये सारा प्लान किसका है? तभी जेनेसिस ज़ेनिन बोलता है कि ये सब और ये सारा प्लान ओगी ही का है। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर माकी जो दरवाजा खुले जैसी वो अंदर गई थी, और तभी उसके सामने ओगी ज़ेनिन खड़ा होता है। और तभी वो माकी को बोलता है कि माकी यहाँ पर कोई भी कस्ट टूल नहीं है, और ये पूरा आर्मरी खाली होता है। और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं आने वाली थी। और तभी उसके पैरों के नीचे हम माई को देख पाते हैं जो कि काफी घायल हालत में गिरी होती है। और तभी हम माकी का हाथ को देख पाते हैं जहाँ पर वो शुरू से ही अपने साथ एक वेपन लेकर जो
जो आई थी उसे खोल करके यहाँ पर निकाल लेती है। और ये जो माकी के हाथ में जो कर्स टूल है ये काफी खतरनाक है। और तभी ओगी जेनरेन फाइटिंग स्टैंड में आ जाता है। तभी वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम फॉलिंग ब्लू मोशन है। और तभी जैसे ही आग बुझती है तभी इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। तभी ओगी यहाँ पर माकी को बोलता है, पता है मेरी बेटी, जो क्लैन का जो हेड था मुझे क्यों नहीं चुना गया और मेरे ब्रदर नोबितो को क्यों ही चुना गया। और तभी माकी से बोलती है, क्योंकि तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो जो कि अपने बच्चे तक को मार सकता है। और तभी माकी कितना बोलती है, ओगी जेनरेन माकी के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। और यहाँ पर ये माकी भी इसके ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि माकी ने अपने एक अटैक से उसके तलवार को तोड़ दिया, लेकिन हम ये देख पाते हैं कि टूटी हुई तलवार से भी माकी के ऊपर एक ऐसा कट लगाता है जिससे कि माकी हिल जाती है। और तभी फिर ये माकी को बोलता है कि तुझे पता है कि मैं क्लैन का क्यों हेड नहीं बन पाया, क्योंकि तुम दोनों ही जो मेरे बच्चे थे दोनों ही फेलियर्स थे मेरे लिए। माकी ये सोचती है कि मैंने ब्लेड को तो अपने अटैक से तोड़ दिया था, पर लेकिन ब्लेड का अटैक मुझे कैसे लग गया। होगी ये सुन बोलता है कि अच्छा तुझे ये लगा कि तूने मेरे ब्लेड को तोड़ दिया है और तुम मुझे क्या आगे बढ़ करके मारना चाहती थी, तो क्या मैं तुम्हें एक स्वॉर्डमैन लगता हूँ? मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ और तुमने जरा सभी सावधानी नहीं दिखाई, जिसके वजह से तुम्हारा हाल और भी बुरा हो सकता है और ऐसे ही मेरे साथ भिड़ जाना, ये तो काफी शर्म की। और तभी ओगी जेनरेन इन दोनों को पकड़ के खींचता हुआ कहीं पर लेकर जा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मैं क्लैन का हेड क्यों नहीं बन पाया, और तुम दोनों ही है ना, कि तुम दोनों ही की वजह से मैं हेड नहीं बन पाया। ओगी जेनरेन ये भी बोलता है कि मैं अपने भाई से ज्यादा पीछे नहीं था, पर लेकिन एक चीज की वजह से, जो उसके बच्चे थे वो कुछ ज्यादा ही अच्छे थे और बच्चे ही अपने माँ बाप को ही पीछे लेकर के आते हैं हमेशा। और तभी माई अपने फादर को बोलती है कि हाँ, अपने बच्चों को कोसना यह तो आजकल की जनरेशन का हिस्सा हो चुका है। और तभी ओगी जेनरेन इन दोनों को ही नीचे फेंक देता है। हम ये देख पाते हैं कि वो इन दोनों को ला करके एक रूम में पटक देता है, जहाँ पर माकी को देख पाते हैं जो कि वो बेहोश तो हो चुकी थी और यहाँ पर माई जो थी वो थोड़ी सी होश में थी। और ये वही रूम था जहाँ पर इन दोनों को ही पनिशमेंट मिला करती थी। ट्रेनिंग जैसा एरिया था जहाँ पर कर्स स्पीड वगैरह आया करते थे। ओगी जेनरेन जाने से इन दोनों को बोलता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे कर्स स्पीड रखे हैं, मेरी पावर की मदद से वो सभी छुपे हैं, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ वो सभी सामने आकर के तुम दोनों को ही खत्म कर देंगे। और तुम हेवनली रिस्ट्रिकेटेड हो और फिजिकली गिफ्टेड हो, तो क्या हुआ, हम जो सॉर्सरर्स है हर रोज ट्रेनिंग करते हैं और अपनी बॉडी को रिइंफोर्स करते हैं कर्स एनर्जी के साथ। और हाँ माकी, तुम्हारी जैसी ताकत यहाँ पर हर किसी के पास है। और चलो, बहुत ही बातें मैंने आखिरी बार तुम लोगों के साथ कर ली, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और इतना बोलते ही ओगी जेनरेन यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जो माई होश में थी वो धीरे धीरे पढ़ करके माकी के पास पहुंचती है। वो माकी को छू करके देखती है कि माकी जिंदा है या नहीं, पर उसे पता चलता है कि हाँ, माकी अभी भी जिंदा है। माई बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था ये कभी ना कभी तो होगा ही। और तभी माई माकी के पूरे सामने आकर के ये बात बोलती है, ये तो काफी ज्यादा, उससे भी ज्यादा बुरा है। और तभी हमें एक अलग सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि माकी एक जगह में लेटी होती है, जहाँ पर उसका आंख खुल जाता है और वह जैसे ही उठती है उसके सामने माई होती है। और तभी वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना मेरी टेक्निक, मैं तो बहुत बड़ी चीजें नहीं बना सकती, जैसे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें, और शादी ने मुझे ऐसी चोट भी दे रखी है, अगर मैं बनाती हूँ तो मारी जाऊंगी। तो इसीलिए मेरी बहन, मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाली हूँ जिसकी वजह से तुम सबको ही मिटा देना, इरेज कर देना। और तभी माई उठ करके समुद्र की तरफ में बढ़ने लग जाती है। और जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो बोलती है कि हाँ, मुझे अब ये पता चल गया है क्यों जुजुत्सु सॉर्सरर्स ट्विंस को एक बुरी चीज में कंसीडर करते हैं। और फिर माई बोलती है, अगर किसी चीज को पाना है तो किसी चीज को खोना पड़ेगा ही, बाइंडिंग बॉ से ही सब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि लॉजिक भी यही बोलता है। और इंसान जो है वो अपने दर्द से ही ताकतवर बनता है। और जो कि आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं उन्हें अगर जुजुत्सु की तरफ से देखा जाए तो उन दोनों को ही एक ही पर्सन में कंसीडर किया जाता है। और तभी माई अपने हाथ को उठा करके वो बोलती है कि तुम मैं हूँ और मैं ही तुम हो। और जुजुत्सु के अंदर में ट्विंस को एक ही माना जाता है। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगी तो तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बन पाओगी। और जो टेक्निक्स मेरे पास नहीं है और जो टेक्निक्स तुम्हारे पास है, और हाँ माकी, जब तक मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ तो तुम हमेशा के लिए अधूरी ही रहोगी। माकी बोलती है, अच्छा ठीक है, पर ये सब तुम क्यों बोल रही हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आती, मेरे पास आओ। जहाँ पर माई बोलती है कि मैं बस तुम्हारे लिए बस एक ही चीज को छोड़ करके जा रही हूँ, हमारी जो ये सारी कष्ट टेक्निक है और जो भी मेरे पास है वो मैं सब कुछ तुम्हें दे करके जाने वाली हूँ। और इसे देने के बाद वो सभी चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, और इसीलिए मेरा वो सब कुछ जो भी मेरे पास है वो मैं सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ। इतना बोलते ही मे का हमें छोटा वर्जन एंड माकी का हमें छोटा वर्जन दिखाया जाता है। और तभी वो बोलती है कि माई वापस आओ। इतना बोलते ही तभी हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर माकी ये देखती है कि उसने माई के साथ जब आखिरी पंच टच किया तब उसके हाथ में एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि माकी के पास होती है। और तभी माकी ये सब चीज को ध्यान नहीं देकर के अपनी बहन को जोर से आवाज लगाती है कि मैं उठो, मैं उठो। और इतना बोलते ही उसके आसपास बहुत सारे कर्स स्पिरिट वगैरह आ जाते हैं। और तब योगी जो यहाँ से जा रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि अरे जरूर कुछ हो गया है, कुछ तो जरूर हुआ है, कोई रिएक्शन तो जरूर हुआ है। और जो डर में काफी समय पहले भूल गया था, लगता है कि वो अब होने वाला है। और तभी योगी अपने एक सीक्रेट कर्स टेक्निक को तुरंत यूज
यूज करने लग जाता है और वो बोलता है लगता है कि मुझे एक बार और अपने हाथ गंदे करने होगा। तभी एक पावरफुल अटैक वहाँ पर शूट करता है जहाँ पर माकी होती है और इस अटैक से जैसे ही कुछ स्लाइस होता है तभी हमें पता चलता है कि इस बंदे का खोपड़ी स्लाइस हो चुका है, जो कि आधा खोपड़ी जो कि कट के नीचे गिर गया माकी के एक ही अटैक से। और तभी हम स्वॉर्ड के साथ माकी को देखते हैं जो कि चलते हुए बोलती है माई अब तुम जा चुकी हो और अब मैं सब चीजों को खत्म करती हूँ, तो चलो अब शुरू करते हैं। और तभी अगली सीन में कुछ घंटी वगैरह बजाई जाती हैं और तभी सारे जेनिन क्लैन के लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और यहाँ जेनिन भी होता है, नोया भी होता है। और तभी एक बंदा आकर के बोलता है कि जो कि माकी अपनी आउट ऑफ कंट्रोल में जा चुकी है, उसने मिस्टर ओगी जेन को उन्होंने मार दिया है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ये जो यूनिट है इसे पूरा हैंडल कर रहा है। तभी इसी यूनिट का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि इन सभी को लीड कर रहा होता है और तभी वो कैप्टन बोलता है कि उसे मारना मत, उसे जिंदा ही पकड़ना क्योंकि अपने ही हाथों से मैं उसे मारूंगा। और ये जो बंदा है वो कोकुरु यूनिट का बंदा है और ये जो पूरी यूनिट है ये जेनिन क्लैन के अंदर में है और इनके पास कस्ट टेक्निक वगैरह कोई तो है नहीं। आप लोग बस ये समझ लो कि बस ये नॉर्मल समुराई वगैरह कैसे होते हैं बस वैसे ही है। और यहाँ पर इन लोगों के साथ माकी भी ट्रेनिंग वगैरह करती थी और इसी यूनिट के अंदर उसने ट्रेनिंग भी ली थी और बस थोड़ी तलवारबाजी और मार्शल आर्ट के अलावा इनको और कुछ नहीं आता। और तभी हमें माकी की यहाँ पर एंट्री दिखाई जाती है जो कि अपने हाथ में वही वेपन लेकर के यहाँ पर आई होती है और वो चलते ही समय अपने बहन के साथ हर वो पल याद कर रही होती है और अपने बहन के बारे में सोच रही होती है। और तभी माकी जैसे ही अंदर पहुंचती है तभी ये सभी लोग यहाँ पर माकी को घेर लेते हैं और यहाँ पर माकी अपने बहन के प्रोमिसेस को याद कर रही होती है और वो उसे सॉरी भी बोलती है और ये पूरा का पूरा यूनिट ही माकी के ऊपर अटैक कर देता है और हम ये देख पाते हैं कि माकी इनसे आराम से फाइट करे बिल्कुल बिंदास। और गाइस ये जो फाइट ये काफी खतरनाक फाइट तो नहीं है बट मैं ये बोलूंगा ये फाइट काफी कमाल की है क्योंकि गाजर मूली की तरह माकी ने यहाँ पर सभी को छील विल करके रख दिया। और ये फाइट इतनी अच्छी क्यों नहीं है क्योंकि कैसे लोग अपना वार्म अप करते हैं वैसे यहाँ पर माकी अपना वार्म अप करके इन सभी को गाजर मूली की तरह छील रही होती है और यहाँ पर माकी भी अपने रिफ्लेक्सेस वगैरह को दिखला करके इन सभी को मार रही होती है। और हाँ स्वॉर्ड को छोड़ करके घूसे से ही बंदे को उड़ा रही होती है मार मार करके। और माकी के पास यहाँ जो दूसरी तलवार होती है शायद उसने ओगी की उठा रखी होती है और एक तलवार वही है जो माई वाली है। और तभी इसी यूनिट का व्हाइट वाला बंदा वो जब यहाँ पहुंचता है जब वो अपनी आंखों से ये देखता है कि माकी ने यहाँ पर इन सभी के ही मेंबर्स को खत्म कर दिया और अभी जहाँ पर माकी अभी जहाँ खड़ी है वहाँ पर इन सभी को मार करके माकी ने पूरा खून खून कर दिया है। और तभी माकी साइड में एक बंदे को देखती है और तभी वो बंदा तुरंत ही अपने कस्ट टेक्निक को यूज कर देता है और दो बड़े बड़े हाथ जमीन से बाहर निकल के माकी को ऊपर ले जाते हैं जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि वो हाथ अपने हाथों से मतलब जैसे क्लैप नहीं मारते कस करके वैसे ही अपना जूस से वो बंदा करने वाला है जिसमें माकी है यानी कि वो माकी का पिस्ता बनाने वाला है और तभी वो चीज कर देता है। और इस अटैक के बाद खून के इतने छींटे फैलते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। और अब हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है कि ये बंदा चोरू जुरो है और अब हमें हे ग्रुप के बारे में बताया जाता है, सेमी ग्रेड जो 1 है उसके ऊपर बताया जाता है और जुत्सु हाइकेन। और तभी सामने हमें 3 बंदे दिखाए जाते हैं जो कि एक होता है जिनित्सु जेनेन। और तभी ये जो हेड वाला बंदा है तभी ये सामने माकी को देखता है और तभी माकी के प्रेशर से बहुत सारे इटेस के सामने से गुजरते हैं लेकिन तभी ये बंदा तुरंत ही तैयार हो जाता है और तुरंत ही माकी के ऊपर अटैक कर देता है। भाई माकी और इसके बीच में फाइट चालू हो जाती है और माकी इतने पिकअप में मूव कर रही होती है, कहाँ अपना हाथ घुसाती है कहाँ से निकाल देती है किसी को पता नहीं चलता और अगले पल तलवार घुसा के इस बंदे के गले को भी चीर देती है। और तभी वही हाथ वाला कर्स यूजर वाला बंदा माकी के ऊपर अटैक करता नहीं लेकिन माकी उसके ऊपर अटैक कर देती है तुरंत और माकी इसे भी घुसा घुसा करके अपने हाथों से खत्म कर देती है। और तभी हम रेंटा को देखते जो कि अपने कर्स टेक्निक यूज करके उसने माकी को यहाँ पर कुछ देर के लिए फ्रीज कर दिया होता है जहाँ पर वो जेनिसी जेनिन को बोलता है कि मैं ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, आप जल्दी माकी को खत्म कर दो। और भाई जो ये जेनिसी जेनिन होता है जो इतने चौड़े में इसने गंजी खोल रखी होती है, जो इसके इतने लंबे बाल है, भाई इसका ऑरा इतना लेवल में चला जा चुका है कि मैं क्या ही बोलूं। और भाई साहब जेनिसी जेनिन की एंट्री तो देखो, फेस में कोई इंप्रेशन भी नहीं है, भाई लौंडा सीधा माकी की तरफ बढ़ता जा रहा है कि माकी एक जगह में स्टॉप है ना। और यहाँ जो रेंटा होता है अपनी पूरी पावर लगा करके यहाँ पर उसकी हालत भी खराब हो रही होती है, उसने माकी को रोक रखा होता है लेकिन हम ये देख पाते हैं कि माकी यहाँ से अपनी निकल ही जा सकती है, मतलब कि वो निकल सकती है। तभी जेनिसी जेनिन अपना एक अटैक माकी के ऊपर शूट कर देता है और भाई जेनिसी की जो कर्स टेक्निक होती है वो अलग ही लेवल की होती है, भाई साहब पूरी स्किन में पंचेस भर चुके हैं और इस सिंगल अटैक के साथ इतने सारे पंचेस माकी को पड़ते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और इतने सारे धूले उड़ते, इतने सारे तूफान भी आते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। और आखिर में खतरनाक सा धमाका होता है, हमें शायद पता चलता है कि जेनिसी जेनिन ने माकी को टपका दिया और ये बंदा सोच रहा होता है ऐसा। और तभी सामने से ये बंदा देखता है जैसे कि धुन हटती है, तभी माकी को हम देख पाते हैं जो कि उसके हाथ में सर होता है जेनिसी जेनिन का और ये जो बंदा होता है ये भी खत्म। जेनिसी जेनिन का सर लेकर के उसके सामने से वो पानी में फेंक देती है और तभी यहाँ पर माकी के सामने नोया जेनिन आ जाता है। और
तभी नोया ये सब देखकर ये बोलता है कि अरे माकी, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और जब से जलने के निशान आए हैं तुम तो बहुत ज्यादा ब्रूटल हो गई हो। जहाँ माकी नोया के मुंह से दिल के बारे में बात सुनती है, माकी बोलती है कि दिल वो तो माँ अपने साथ ले चल गई। और तभी जो नोया होता है उसका बचपन का एक सीन दिखाया जाता है और वो बचपन में ही प्लान बना लेता है कि वो इस क्लैन का लीडर बनेगा और वो अपने फादर की टेक्निक से बहुत ज्यादा क्लोजर है। और तभी छोटा नोया जो कि उसने अपने बचपन में तोजी को देखा होता है और वो उसी को याद कर रहा होता है और तोजी जो होता है उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा होता है। नोया बोलता है कि तेरे पास तो कष्ट है भी नहीं है, चला फाइट करते। और तभी भाई फ्लैशबैक के साथ ही हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है और उनकी फाइट भी दिखाई जाती है। और भाई जो नोया है, जो इन दोनों की फाइट चल रही है, भाई नोया खाली अपनी वो टेक्निक का इस्तेमाल करता जा रहा है। एक सेकंड पहले जो अटैक लगता है वही वाला टेक्निक ये बार बार यूज करे जा रहा होता है माकी के ऊपर। और अब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर तोजी और इसका बचपन में फ्लैशबैक हमें क्यों दिखाया गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडमायर करता था तोजी को और ये बोलता है कि तुम उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं बन सकती। और एक खतरनाक पंच के साथ ये अपनी बात को यहीं खत्म करता है और इनकी फाइट भाई चलते ही रहती है, जहाँ पर नोया फुल पिकअप में लाइटनिंग की स्पीड भी बोलूं मैं बहुत ही कम होगा, बहुत ही छोटा होगा, इतनी पिकअप में वो माकी को धो रहा होता है। भाई मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि जा करके एक बार एपिसोड देखना, एपिसोड बहुत ही फास्ट निकलेगा, जितना एक्सप्लेशन नहीं निकलता उतना एपिसोड निकल जाएगा फास्ट। और तभी नोया के हम इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि अगर एक सेकंड से पहले अगर तुम होल्ड करते हो तो उसकी जगह में तुम खुद फ्रीज हो जाओगे, जिसके वजह से अगला वाला जो ओपोनेंट बंदा है जो नोया को टपका सकता है। पर लेकिन हम इसी की वजह से नोया को देखते वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता, वो मारे जा रहा होता है। पर लेकिन माकी भी अब यहाँ पर कुछ तो यूज करती है, अपने दोनों हाथों को सामने ला करके और जमीन में एक पैर पटक के दोनों हाथों से एक स्लैश मारती है, जिसकी वजह से सामने जितने भी धूल होते हैं वो सभी उड़ चुके होते हैं। पर भाई लोग एक सेकंड के लिए इस पर ध्यान दो, भाई माकी की बॉडी तो देखो भाई कितनी खतरनाक लग रही है और भाई माकी की जो भी फिजिक है वो एक नंबर है। और भाई थोड़ी मेरी बॉडी में भी ध्यान दे लो, मेरी भी काफी अच्छी है। खैर अब हम यहाँ देखते हैं कि माकी और जो नोया होते हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर माकी का हम स्पीड देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा तेज होता है। भाई साहब इस फ्रेम में देखो कितना तेज होता है। और तभी जो नोया होता है वो माकी के इर्द गिर्द स्पिन कर रहा होता है और तभी यहाँ पर माकी अपना एक पंच लेकर के वो नोया के मुंह के सामने लाते ही जा रही है, वो भी स्लो मोशन में। और तभी माकी से बोलती है तुम फास्ट तो नहीं थे, कुछ तो एक दिक्कत थी, तुम्हारी एक सेकंड तो 24 बीट्स में कौन कर, लेकिन जो इस बॉडी के साथ जो करंटली मेरी अभी है, अभी इसके सामने तू जितना भी फास्ट हो जाए कुछ भी नहीं कर पाएगा। और भाई साहब एक खतरनाक सा पंच नोया के मुंह में भाई मार देती है और भाई साहब इस पंच की वजह से भाई नोया की हड्डी क्रैक होती है, फिर हड्डी टूटती है और फिर हड्डी चूर चूर हो जाती है एक साइड की। और इसी के साथ नोया का काम 25 हो चुका है, जहाँ पर माकी ने यहाँ पर नोया को हरा दिया है। तभी हम अगले सीन में ही ये देख पाते हैं जहाँ पर माकी अपने मॉम को ढूंढने के लिए आई होती है और माकी के सामने में जो भी आ रहे होते वो सभी मारे जा रहे होते हैं, क्योंकि उसके बहन ने ये मरने से पहले बोल ही दिया था कि सबको खत्म कर देना, सब कुछ मिटा देना। और अभी जो माकी के हाथ में जो कटाना है वो बहुत ही खतरनाक कटाना, यानी कि जो सोल कटाना उसका नाम है। और तभी माकी अपने माँ को भी ढूंढ लेती है और हम ये देख पाते हैं कि उसकी माँ एक जगह में छुपी हुई थी। और तभी माकी अपने माँ को भी नहीं छोड़ती, उसे भी मार देती है। और तभी अगले सीन में हम एक बंदे की परछाई देखते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे यहाँ पर गिर जाता है एक रूम के अंदर। हम ये देख पाते हैं कि ये नोया जेनिन होता है और भाई जैसे तैसे करके नोया ने सरवाइव किया होता है और वो यहाँ पर माकी को गाली दे रहा होता है। और तभी हम उसके पीछे हम माकी की माँ को देखते हैं, जहाँ पर माकी के हाथ में एक नाइफ होती है और वो यहाँ पर नोया को मार देती है, खुद तो मरेगी साला, इसको भी लेके मर गई। और तभी माकी की माँ का एक आखिरी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये बोलती है मुझे ये खुशी है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। और तभी अगले सीन में हम मोमो को देखते हैं जहाँ पर वो दौड़ के यहाँ पर आई होती है और वो बहुत ज्यादा रो भी रही होती है। और रोई भी क्यों ना, जहाँ पर माकी होती है उसने अपनी बहन माई को अपने कंधे में लिया होता है और यहाँ पर माकी बस मोमो को यही बोलती है कि मैं बाकी की चीजें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। और माकी के जाने से पहले मोमो से पूछती है कि अब तुम क्या करने वाली हो। और तभी हम एक नोटिस को देख पाते हैं, 6 मेंबर्स हे के, 9 मेंबर्स सो के, 21 मेंबर जो यहाँ पर कुरुकुरु के लोग जो थे उनको उनकी मौत मिली, जहाँ पर इसके रिगार्डिंग कोई भी हमें चीज नहीं मिली। बट हाँ कुछ कर्स एनर्जीज थी जो कि कर्स मर्डर वेपन से आ रही थी, जो कि विक्टिम के बोन्स के अंदर में था। और जिस चीज से मारा गया उसके बारे में पता चल रहा है। जिसके बाद जो गोजो क्लैन एंड कामो क्लैन है उन्होंने क्लोजर्स को भेजा हाइरस की तरफ कि तुम लोग जेनिन क्लैन को बिग 3 फैमिली में से निकाल दो। पर लेकिन ये प्रपोजल है वो अभी के लिए होल्ड पर रखा गया है। और तभी आखिरी सीन में
हमें माकी को दिखाया जाता है और वो यहाँ अपने कटाना को लेकर कहीं पर जा रही होती है और वो यहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और भाई साहब जो भी माकी है वो बिल्कुल तोजी की तरह लग रही है, यानी कि उसकी ही पावर लेवल पे वो पहुंच चुकी है। बट मैं आप सभी को ये भी बोलूंगा कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जाकर के आप लोग ये वाला एपिसोड को भी देख लेना, काफी मजा आएगा। तो हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर से आप लोग कमेंट करना कि आप लोग को मेरी ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। और जो भी लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं वो जरूर से कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोग को ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और न्यू एनिमे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।